वेलकम टू सिंप्लीफाइड बीपीएससी। टुडेज टॉपिक इज़ अ बीपीएससी गोल्ड माइन, क्योंकि मुगल कोर्ट से रिलेटेड क्रॉनिकल्स फ्रॉम फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट्स सोर्सेज जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो काफ़ी हर साल पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या अदर स्टेट पीसीएस हो। ठीक है, तो हम लोग आज जल्दी से इसको कवर करते हैं। फर्स्ट इज़ कोर्ट क्रॉनिकल्स, जिसको ऑफिशियल हिस्ट्री भी बोल सकते हैं क्योंकि ऑफिशियली इतिहास लिखा गया था आपका। ठीक है, सबसे पहला है बाबरनामा या तुजुके बाबरीज भी इसको कहते हैं। ये किसने लिखा? ये बाबर ने खुद लिखा। अब बाबर कौन थे? आपका मुगल डायनेस्टी के फाउंडर। ठीक है, ये टर्किश में लिखा गया है, तो आपका क्वेश्चन इसमें भी आता है कि ये पर्शियन में लिखा गया था। नहीं, ये टर्किश में लिखा गया। ओके, कंटेन्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट बाबर्स लाइफ, क्योंकि वो कैसे इंडिया आए और उस समय यहाँ का सोसाइटी कैसा था, फौना फ्लोरा मतलब पौधे जीव जंतु वगैरह कैसे थे, उस समय के वॉरफेयर कैसे होते थे, जंग कैसे लड़ी जाती थी। तो इसमें ना एक जेन्युइन ऑटोबायोग्राफी तब होता है जब आप खुद के बारे में लिखते हो। तो ये एक जेन्युइन मतलब जो एक कह सकते हो कि हाँ रियल सही जो आदमी लिखता है खुद के बारे में, और वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स इन इस्लामिक लिटरेचर है। ठीक है, लेटर ट्रांसलेटेड, इसको बाद में पर्शियन में भी हुआ। तो अगर बोला जाएगा कि पहले ओरिजिनली ये पर्शियन में लिखा गया, तो नहीं, पहले ये टर्किश में लिखा गया था एंड देन लेटर ये पर्शियन में ट्रांसलेट हुआ। ओके, और ये कब हुआ? अकबर के रेन में बाय अब्दुल रहीम खाने खाना। ओके, वो एक कोर्ट पोइट था और नोबलमैन था। तो आप ये याद रखिएगा कि ये जो आपका बाबरनामा है ना, ये 16th सेंचुरी में जब लिखे थे बाबर ने, तो इट वाज लाइक स्टैंडिंग आउट फॉर इट्स पर्सनल टोन एंड विविड पोर्ट्रेयल, मतलब कि वो खुद के बारे में बहुत अच्छे से और हर चीज़ को कवर करते हुए उन्होंने लिखा। तो बाबरनामा या तुजुके बाबरी किसने लिखा? बाबर ने लिखा। ऑटोबायोग्राफी था, पहले टर्किश में लिखा गया था, बाद में पर्शियन में कन्वर्ट हुआ था। क्यों अब हुआ था? अकबर के टाइम में हुआ था। एंड हु ट्रांसलेटेड इट? अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हुमायूं नामा बाबरनामा तो बाबर ने लिखा, लेकिन हुमायूं ने नहीं लिखा। इट वॉज रिटन बाय गुलबदन बेगम, डॉटर ऑफ बाबर, जो इनकी बहन है। ठीक है, और ये पर्शियन में लिखा गया। ये किसने कमीशन करवाया था? एम्परर अकबर ने करवाया था। और हुमायूं का के बारे में इन्होंने अच्छे से बताया कि कैसा इनका रेन रहा, कैसे जंगें लड़ी इन्होंने, पर्सनैलिटी क्या था, मुगल हाउस होल्ड उसमें कैसा था। और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड क्रोनोलॉजिकली नहीं है, मतलब कि एक के बाद एक जैसे इवेंट्स होते हैं तो हम लोग एक तरह से उसको पहले 1500 1510 ऐसे करके अगर बोला जाए तो वो नहीं है हुमायूंनामा में। लेकिन आपका ये डीप इमोशनल इंसाइट देता है और फैमिली ओरिएंटेड नैरेटिव्स देता है। और ये बहुत ही रेयर एग्जांपल है जब कोई विमेन के द्वारा हिस्टोरिकल राइटिंग को हम लोगों ने पढ़ा और कंसिडर किया है। ठीक है, तो चलो अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी अगर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप बता दें, आप नेम कीजिए और हम लोग उसको कवर कर आपके पास पहुंचाने की पूरी से और ऑनेस्टी के साथ कोशिश करेंगे। चलो अगला इज़ अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा लिखा अबुल फजल ने। अबुल फजल कौन थे? तो उनके फ्रेंड थे और कोर्ट में रहते थे उन। ठीक है, और इनको जो अकबरनामा लिखा गया वो किसके द्वारा बोला गया था कि भाई तुमको अकबरनामा लिखना है? तो अकबर ने खुद बोला था, कमीशन किया था। ये भी पर्शियन में है। तो अभी तक हमने 3 देखा। सिर्फ बाबरनामा जो था ओरिजिनली टर्किश में था, बाद में वो भी पर्शियन में हो गया था। लेकिन हुमायूंनामा और अकबरनामा ये दोनों जो है आपका पर्शियन में ही लिखा गया था। इसका 3 वॉल्यूम था। फर्स्ट वॉल्यूम में था कि अर्ली ईयर्स कैसे रहे अकबर के और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा रहा। सेकंड वॉल्यूम में आपका डिटेल्ड अकाउंट है, जैसे उनका कॉन्क्वेस्ट, डिप्लोमेसी, एडमिनिस्ट्रेशन। और थर्ड वॉल्यूम में जो है उसी को एन ए अकबरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब आपका क्या है कि एन ए अकबरी जो थर्ड पार्ट है ना, वो आपका इंसाइक्लोपीडिक इन नेचर है, क्योंकि उसको हम लोग 5 बुक्स में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर पूछ दे कि दफ्तर्स इन ये मिडेवल इंडिया रेफर्स टू, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बुक्स को ही हम लोग 5 बुक्स जो थे ना उसी को दफ्तर्स कहते थे। 5 बुक्स में पहला बुक था इम्पीरियल हाउस होल्ड और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सेकंड बुक उसके सर्वेंट्स और सिविल और मिलिट्री सर्विसेज जो देते थे उनके बारे में। थर्ड बुक जो था इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हुआ था कि कैसे जुडिशियरी, पुलिस, रेवेन्यू, टैक्सेशन काम कर रहा है। फोर्थ बुक जो था वो सोशल और कल्चरल लाइफ पे था कि कैसे एजुकेशन, कस्टम्स और फेस्टिवल्स उस समय चल रहे थे। एंड फिफ्थ बुक जो था वो सेइंग ऑफ अकबर एंड अबुल फजल पे था। ठीक है,
एनी अकबरी जो है ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स है मुगल पीरियड का, क्योंकि उसमें आपका बहुत हम लोगों ने देखा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, तो उससे हम लोग को गवर्नेंस का बहुत ही डिटेल्ड पिक्चर मिला हम लोग को कि कैसे उस समय राज्य व्यवस्था चल रही थी, उस समय की टैक्सेशन कैसा था, मिलिट्री अगर आप देख लें तो आपको वहाँ के आर्मी का आइडिया हो जाएगा, कल्चर भी था तो आपका उस समय का कल्चर कैसे लोग पहनावा, खान पीन और रहन सहन जो भी आप आज देखते हैं एक सोसाइटी का आईना होता है उसका कल्चर, तो उसके बारे में एन ए अकबरी में बहुत ही अच्छे से बहुत ही उम्दा तरीके से लिखा गया था। ओके, सो तुजुकी जहांगीरी ये आपका ऑटोबायोग्राफी है, किसका है? जहांगीर का। ये पर्शियन में ये भी लिखा गया है। ये बताता है कि कैसे उनका एक्सेशन हुआ ऑन द थ्रोन एंड उनके क्या व्यू पॉइंट्स थे, क्या उनका नज़रिया, क्या उनका विचार था आर्ट के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, नेचर और रिलीजन के बारे में। और उसका जो लेटर पार्ट था वो स्टार्ट तो जहांगीर ने किया, लेकिन जो लेटर पार्ट था ना वो मुतामद खान ने कंप्लीट किया, क्योंकि जहांगीर बीमार पड़ गए थे। और ये जो आपका वर्क है ना तुजुकी जहांगीरी जो है आपका, ये सेल्फ एनालिसिस के लिए जाना जाता है, ठीक है। और कैसे जहांगीर की जो इंटरेस्ट है वो पेंटिंग में, जस्टिस में, स्टेट क्राफ्ट में, उसको ये दर्शाता है, ठीक है। तो पातशाहनामा शाहजहाँ के बारे में है कि कैसे उनका रेन था। और ये जो था आपका ये अब्दुल हमीद लाहौरी, तो ये आपको बहुत सारा नामा मतलब उनके बारे में। तो आपका जो अब्दुल हमीद लाहौरी जिसको बाद में ये पातशाहनामा को मोहम्मद वारिस ने भी कंप्लीट किया था, ये किस मॉडल पे था? तो अकबरनामा पे। तो कैसे हमने अकबरनामा का देखा था कि उनके बारे में सारा जो कल्चर्स, कैसे एंसेस्टर्स उनके थे, क्या कैंपेन था, पॉलिसीज़ था, क्या मतलब ग्लोरीफाई करने का, तो वो सब सारा मॉडल जो था ना वो अकबरनामा पे ही था। और ये फोकस था मिलिट्री कैंपेन्स पे, आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स पे और कोर्ट लाइफ पे। ये टेक्स्ट ये भी बताता है कि कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ ताजमहल का, डिटेल्ड अकाउंट रहता है, और आर्किटेक्चर उस समय शाहजहाँ के टाइम में क्या था और किस तरह से वो विकसित हो रहा था, कल्चरल रिचनेस अंडर शाहजहाँ, ठीक है। तो शाहजहाँ याद रखिए, फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, शाहजहाँ का कौन सा होगा? पातशाहनामा, ठीक है। उसके पहले तुजुकी जहांगीर, ठीक है। चलो, मासिर ए आलमगिरी की जिसको कह सकते हो, तो इसमें साकी मुस्ताद खान ने इसको ऑथर किया था। इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ औरंगजेब रेन, और ये कंप्लीट कब हुआ था? आफ्टर औरंगजेब डेथ के बाद ही इसको कंप्लीट किया गया था आपका। और ये किस पे फोकस करता है? तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट पे फोकस करता है इन द दक्कन, रिलीजियस पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड फैमिली अफेयर्स। औरंगजेब अपनी मेमोर्स ने लिखा था खुद के बारे में, तो इसलिए ये जो आपका मासीर आलमगिरी है ना, ये आप क्रूशियल रिसोर्स बनता है फॉर अंडरस्टैंडिंग हिज रूल। सो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या उनका थॉट प्रोसेस था। तो मासीर आलमगिरी जब बोलेगा मासीर आलमगिरी, तो ये किसके बारे में है? थोड़ा सा औरंगजेब। किसने लिखा? साकी मुस्ताद खान। चलो, तो अब हमने मेजर जो ऑफिशियल कोर्ट हिस्ट्रीज हमने पर कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग को देखते हैं कि ट्रैवलर्स जो आपके घूमने के लिए आते हैं, जो फॉरेन ट्रैवलर्स आते रहे हैं, वो हिस्ट्री एंशिएंट टाइम से ही हम लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यही चीज़ कंटिन्यू हुआ इन मिडिवल टाइम ड्यूरिंग मुगल्स एज वेल। तो जैसे थॉमस रो कौन थे? इंग्लिश एम्बेसडर थे, जिसको किंग जेम्स फर्स्ट ने भेजा था। और वो कब पहुंचे थे जहांगीर के कोर्ट में? 1615 में थॉमस रो आए थे। किसके द्वारा उनको भेजा गया था? किंग जेम्स वन, और जहांगीर के कोर्ट में आए, और उन्होंने रिप्रेजेंट किया किसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसमें जो है ना उन्होंने डिटेल्ड अकाउंट्स दिया कि कैसे वहाँ का कोर्ट का कस्टम क्या है, ट्रेड का नेगोशिएशन क्या है, इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है। जैसे आप राजा बनते हो, थ्रोन के एक के बाद एक भाई बनते हैं, भतीजे बनते हैं, कोई भी बनता है, तो उसके बारे में कैसा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या रहा, या दो राजाओं के बीच में क्या रहा, या फिर मल्टीपल जो उस समय संधि चल रहे थे वो कैसा रहा, तो वो सारा आपका थॉमस रो ने बताया। ओके, ही वॉज अनेबल टू गेट ट्रेडिंग प्रिविलेज, लेकिन उन्होंने डिस्क्रिप्शन जरूर दिया जहांगीर के कोर्ट के बारे में। विलियम हॉकिंस, अनदर इंग्लिश ट्रैवलर हु विजिटेड जहांगीर्स कोर्ट बिफोर रो, वो आपका विलियम हॉकिंस थे। और वो ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हुए डिप्लोमेटिकली, लेकिन वो क्योंकि टर्किश बोलते थे, तो हमने देखा कि अधिकतर जो आपका एम्पायर थे
वो टर्किश लैंग्वेज में उनको ये था, फ्लुएंसी थी, तो उसके कारण उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता था विथ द एम्पेरर। चलो, फ्रैंकोइस बर्नियर। अब देखो ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि ही वॉज, जैसे यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ही वॉज अ फ्रेंच फिजिशियन एंड ट्रैवलर हु विजिटेड ड्यूरिंग द शाहजहाँ और औरंगजेब, आप बताओ कि वो कौन है, ऐसे। तो यू शुड नो कि ये फ्रैंकोइस बर्नियर जो थे, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, अगर मैं गलत से बोल रही हूँ, नाम ले रही हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। ये एक फ्रेंच फिजिशियन थे और ट्रैवलर थे। ये इन्होंने शाहजहाँ और औरंगजेब के टाइम में वो आए थे, इंडिया विजिट किए थे, एंड उनका जो फोकस था ना वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे था। साथ ही साथ मुगल नोबिलिटी कैसे काम करती है, जो आपके नोबल्स होते हैं, जिनके पास पावर होता है, पैसा होता है, वो कैसे उनका बिहेवियर है और कैसे वो हैंडल कर रहे हैं कोर्ट अफेयर्स को। उसके साथ ही साथ आर्मी कैसा है, सोसाइटी उस समय का कैसा है। और बर्नियर ने, देखो कैसे याद रखना, बर्नियर, अब हम लोग बर्न तो सब कोई जानता है, बर्न होता है तो जल जाता है। जलने पर हम लोग किसके पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं। तो बर्नियर जो थे वो एक फिजिशियन थे, ठीक है। अब फ्रैंकोइस है तो थोड़ा सा आपका फ्रेंच जैसा नाम है, फ्रेंच भी, इसको आप फ्रेंच बर्नियर भी बोल सकते हैं। तो ऐसे आपको प्लेस का नाम पता चल जाएगा, ठीक है। और ये किसके टाइम में आए थे, क्योंकि शाहजहाँ के टाइम में ना बहुत लोग ताजमहल बना रहे थे, तो उनका जब ताजमहल बना रहे थे तो धूप थी, तो उसमें उनको सनबर्न हो सकता है। और ऐसे भी भट्टी में हम लोग मतलब कोयला वगैरह जलाना पड़ता है फॉर डूइंग एनीथिंग। तो उस केसेस में ना आपको बर्नियर, तो बर्नियर ड्यूरिंग शाहजहाँ एंड औरंगजेब, ओके। एंड ही क्रिटिसाइज द लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड, क्योंकि जो भी लैंड होते थे ना वो राजा के पास होते थे। तो बर्नियर डिडंट अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसा है, कि मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है इंडिया में। तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए उन्होंने ये भी बोला था कि जो मुग़ल रूल है ना वो हमारे डिस्पोटिक है और इनएफिशिएंट है। मुग़ल रूल जो चल रहा है वो आपका मतलब सही उनको नहीं लगा, उनको उतना एफिशिएंट नहीं लगा जितना एक मतलब राज्य हो सकता है। चलो, ट्रेवरनियर, ठीक है, जीन बाप्तिस्ते ट्रेवरनियर, तो ये फ्रेंच थे, मर्चेंट। अब देखो मर्चेंट क्या करते हैं, जो व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल मतलब घूमना। तो ये इसी से आप टैवर्नियर समझे, टैवर्नियर। और टैवर्नियर क्या करेंगे, टैवर्नियर कौन होंगे, मर्चेंट होंगे, ठीक है। वो 6 बार आए 1631 से 1667 के बीच। और आप अब मुझे कमेंट में बताएं कि इस टाइम में कौन कौन राजा जो थे वो रूल कर रहे थे, ओके। नोटेड फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉमर्स में, क्योंकि ये ट्रैवलर मर्चेंट थे तो ऑब्वियस सी बात है कॉमर्स में, जेम्स में, टेक्सटाइल्स में, आर्किटेक्चर के बारे में तो बताएंगे ही, क्योंकि वो जहाँ भी जा रहे हैं वो कहाँ पे क्या मिल रहा है, जेम्स मिल रहे हैं, टेक्सटाइल मिल रहा है, या फिर वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा है, वहाँ का बिल्डिंग्स कैसे हैं, वहाँ का मतलब राजा किस किस बिल्डिंग्स पे काम कर रहे हैं। तो वो सब आपको कौन देखेगा, मर्चेंट्स ही देखेंगे, व्यापारी ही देखेंगे, क्योंकि जितना अच्छा होगा उतना अच्छा मार्केट वहाँ पे बैठेगा, और वहाँ पे मार्केट जितना अच्छा होगा वहाँ पे इनका बिजनेस उतना अच्छा होगा। सो आप ऐसे याद रख सकते हैं, टैवर्नियर मर्चेंट थे, मर्चेंट रहेंगे तो ये इकोनॉमी पे फोकस करेंगे, ओके। ही ऑल्सो विटनेस द ताजमहल एंड डिस्क्राइब्ड मार्केट्स, ट्रेड रूट्स एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ओके। निकालाओ मानुकी जो थे ना वो आपके इटालियन थे, ठीक है। और उन्होंने 50 ईयर से ज़्यादा, 50 साल से ज़्यादा वो यहाँ पे रहे थे। और इनका जो इनका एक वर्क है स्टोरिया डो मोगोर, ये रिच है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि औरंगजेब के बारे में इन्होंने लिखा था, मुगल मिलिट्री समय कैसा था, पॉलिटिक्स क्या था, सोसाइटी क्या था, और ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है, ठीक है। तो आप मानुकी को कैसे याद रखिएगा, ये मुनक्का, जस्ट याद करने के लिए, नो साइंटिफिक एविडेंस एंड ऑल, मुनक्का बोल दें। तो मुनक्का हम लोग कहाँ खाएंगे, मुनक्का खाना चाहिए इटालियंस को, क्योंकि वहाँ पे आपका बहुत जनसंख्या कम हो रही है, लोग एज हो रहे हैं ज़्यादा, तो जो एज ज़्यादा हो जाता है ना एज, तो उनको मुनक्का खाना चाहिए, उससे आपका दिमाग तेज होगा कहा जाता है। तो मनुक्की जो होंगे वो कहाँ के होंगे, इटालियन होंगे। चलो, अब हम लोग का वो ट्रैवलर्स भी ख़त्म हो चुके हैं हमारे। अब हम लोग लास्ट सेगमेंट में जाते हैं, इसमें लिटरेरी सोर्सेस होता है। तो आप ये याद रखिए, तबाकत ए अकबरी, ये किसने लिखा, निजामुद्दीन अहमद ने। और ये हिस्ट्री किसका है, गजनी पीरियड टू अकबर, कैसे मोहम्मद गजनी आए, फिर दिल्ली सल्तनत आए, फिर आपका कैसे पूरा दिल्ली सल्तनत, या जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। और अगर आपको स्लेव डायनेस्टी के बारे में वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे, मैं उसको तुरंत ही अच्छे से कवर करके आपको बताऊंगी, ओके।
तो आपका गजनी से लेके अकबर तक सब कुछ निजामुद्दीन अहमद ने तबाकत अकबरी में कवर किया है। और वो क्रोनोलॉजिकली है कि कैसे कैसे इवेंट्स, कैसे कैसे घटनाएं हुई हैं एक के बाद एक, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, अच्छे से व्यवस्थित करके इसको दिया गया है थीमेटिकली में। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग डिफरेंट डायनेस्टीज़ को अलग अलग, जो उस समय फैमिलीज़ आई, स्लेव डायनेस्टी आया, खिलजी डायनेस्टी आया, तुगलक्स आए, सैयद आए, फिर कैसे अकबर मतलब मुग़ल डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई, और उसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, मतलब सब कुछ उन्होंने कवर किया है। ओके ओके, नेक्स्ट मुंतखाब उत तवारिक। ठीक है, ये जो आपका इसको किसने लिखा? अब्दुल कादिर बदौनी ने लिखा। तो ये जो तवारिक है ये बदौनी का है। ओके, और ये अकबर के रेन पे फोकस्ड है इनका, और इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी पे थोड़ा सा फोकस करता है। इनका जो ये क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, बदौनी जो थे ना, उनका क्रिटिसाइज़ था कि भाई दीन इलाही और अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी जो कि काफ़ी लिबरल थी, उनको थोड़ा सा इनका व्यू पॉइंट्स में नहीं मिल रहा था। इनका विचार और अकबर का जो दीन इलाही का विचार था वो अलग अलग था। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया। और इनको कहना है कि कैसे हम लोग का जो अबुल फजल का ग्लोरिफिकेशन है ना अकबर अकबरी में, कि भाई अकबर के टाइम में तो बहुत ऐसे अच्छे अच्छी चीज़ें हो रही थी, उसका एक काउंटर व्यू देते हैं कि भाई इतना भी अच्छा नहीं है, मतलब ऐसे होना चाहिए था, तुम ऐसे गलत कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा काउंटर कर रहा था, अलग बोल रहा था, अगेंस्ट जा रहे थे। ठीक है, दिस बुक इज़ आइडियोलॉजिकली अपोजिट टू अकबरनामा एंड इट इज़ वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड द डाइवर्स ओपिनियन विद इन द एम्पायर। चलो जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि विदाउट रिवीजन नथिंग इज़ पॉसिबल। ओके, एंड विथ रिवीजन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बाबरनामा किसने लिखा? बाबर ने। ठीक है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम किसके बारे में था? हुमायूं के बारे में था। और ये कमीशन किसने किया था? यस, अकबर ने। एंड देन अकबरनामा अबुल फजल अकबरी अबुल फजल, क्योंकि ये 3rd वॉल्यूम है। तुजो के जहांगीरी, जहांगीर का ऑटोबायोग्राफी था। बादशाहनामा शाहजहाँ का। ठीक है, और शाहजहाँ का था और लाहौरी ने लिखा था। एंड मासिर आलमगीरी आपका सकी मुस्ताद खान ने लिखा था और औरंगजेब के बारे में लिखा था। तबाकत अकबरी जो था निजामुद्दीन अहमद के बारे में था, सॉरी के द्वारा लिखा गया था और अकबर के बारे में था। और मुंतखब उत तवारिक जो था बदौनी ने लिखा था उसको, और ये जो थे ना ये क्रिटिसाइज़ करते थे अकबरनामा को। तो चलो इसके साथ ये सेगमेंट पूरा हुआ, सोर्सेज और आपका सोर्सेज अबाउट द मुग़ल डायनेस्टी। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए जिसको वीडियोज़ में मैं कवर कर सकती हूँ। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये जो डिटेल्स है, अगर आपको कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं उसको इंक्लूड करके आप तक एक नए फॉर्मेट में, अगर आप चाहें तो मैं वो भी ला सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच।